नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यदि आप नौकरी लेना चाहते हैं, खासकर समीक्षा अधिकारी या उत्तर प्रदेश में अपर सबऑर्डिनेट की पीसीएस के माध्यम से, तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपकी मेहनत है 1 वर्ष 2 वर्ष या पिछले 6 10 8 वर्ष की, उस मेहनत का परिणाम अब अचानक से कंप्यूटर तय करेगा। इससे पहले तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। आंदोलनों से हमें उम्मीद जगी थी, लगातार आंदोलनों से उम्मीद जगी थी, और अभी भी हमें कह सकते हैं कि कभी भी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का होना निहायत ही गलत है। इसमें कहीं से कोई सोचने या कोई शंका या किसी भी प्रकार के संकोच की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये गलत है तो गलत है, चाहे जितना भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि नहीं ये सूचितापूर्ण होगा, ये माना नहीं जा सकता है, क्योंकि यह तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि आर्टिकल 15 आसान था कि आर्टिकल 16 आसान था। ये कैसे परीक्षा में तय होगा कि कौन सा कठिन और कौन सा आसान है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आप कठिन और आसान विषयों को कैसे तय करेंगे, ये हमारी समझ से तो बाहर की चीज है। लेकिन आयोग ने एक लंबा चौड़ा 1 पेज का पूरा डिटेल आपको दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के कई सारे केसेस का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि हम नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से करेंगे, और साथ में ये बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो हम परिणाम देंगे वो 0.6 अंक बाद तक ले जा करके सूचितापूर्ण देंगे। आप चिंता न करें, हम कटिबद्ध हैं, सरकार बिल्कुल निश्चिंत करती है आपको कि आपका जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर आएगा। तो जरा समझते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है और किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला आयोग ने दिया है, और उस फार्मूले से आप जो समझ पाए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो, इतना बड़ा नोटिफिकेशन है तो थोड़ा धैर्य के साथ समझिएगा कि जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात यह है कि 11 फरवरी 2024 को आरओ की परीक्षा होती है। वो परीक्षा लीक हो जाती है, सरकारी मशीनरी के फेलियर के कारण वो परीक्षा लीक होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए काफी दिनों तक आपसे धरना प्रदर्शन करवाती है। उसके बाद 17 मार्च को पीसीएस की परीक्षा होनी थी 2024 में। एक ही साथ दोनों परीक्षाओं के लिए नए डेट दिए जाते हैं और कहा जाता है कि पीसीएस की परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी और उसके बाद 22 दिसंबर को आरओ की परीक्षा होगी, 22 और 23 को। अब ऐसे में जून के महीने में सरकार कहती है कि हम एक शासनादेश जारी करेंगे और जो पेपर हैं वो लीक ना हो, ऐसे में हमें एक निश्चित मानक वाले सेंटर चाहिए। अब वो ऐसे मानक तय किए जाते हैं जो वास्तविक में काफी स्टैंडर्ड लेवल के हैं, लेकिन ये बात तो लीक होने से पहले भी सोच लेते। एक बात, दूसरी बात कि 2023, 22 और 21 में ऐसा क्या था कि उन्हीं स्कूलों, उन्हीं कॉलेजेस में आपने सफलतापूर्वक परीक्षा करा ली और 2024 में आप इतना डर गए कि आप उन स्कूलों में हाथ नहीं डाल रहे हो। तो बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी लगता है कि क्या मशीनरी ठीक से काम कर रही है, या सोचने का विषय। अब बात जो आती है वो आती है कि उन्होंने शासनादेश जारी कर दिया 24 जून को कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे सेंटर मिलेंगे तो हम परीक्षा कराएंगे। उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को, कि अब उसमें निर्णय लिया गया है कि ऐसी परीक्षाएं जिसमें 5 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा है उसे वो 1 से अधिक शिफ्टों में कराएंगे। उसी को ध्यान में रखते उन्होंने पीसीएस और आरओ की परीक्षा को भी शिफ्टों में कराने की बात करी है। तो जब परीक्षा कई शिफ्टों में होगी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या कहना आयोग का, जरा देखिएगा कि देश के विभिन्न प्रतिष्ठित भर्ती निकायों, प्रतिष्ठित भर्ती निकाय, ध्यान दीजिएगा, जहां अक्सर आप देखते होंगे पेपर लीक और बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होते रहते, वही प्रतिष्ठित निकाय टाइप के होंगे। आयोगों आदि में से किसी एक विज्ञापन के सापेक्ष एकाधिक दिवसों पालियों में आयोजित कराए जाने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु पूर्व से प्रचलित, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप नोटिस करेंगे कि यूपी पुलिस में नॉर्मलाइजेशन होता है, एसआई में नॉर्मलाइजेशन होता है, आपने देखा होगा, है ना, यूपी पीईटी की परीक्षा होती है उसमें भी होता है। तो वही पूर्व से प्रचलित, समझ रहे हैं, जो प्रचलित प्रचलन में है उसी की बात कर रहा है। व्यवस्था एवं सिविल अपील संख्या 228 ऑफ 2022 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी व अन्य में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हवाला दे रहे हैं। चूंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक भारत में एक कानून की संज्ञा दी जाती है कई बार। तो कहा जा रहा है कि जो 7 जनवरी 2022 का ये केस है, कह रहा है कि इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा एक और केस का हवाला दे रहे हैं। CWP 255/05/2021 का केस है, राकेश सिहाग बनाम हरियाणा राज्य का। इसमें भी कह रहे हैं कि ये सब सारे केस दे रहे हैं आपको। विनीत गोयन का बनाम राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का केस का हवाला दे रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है। ये सारे कोर्ट के डिसीजन के अनुसार बता रहे हैं कि जो सबसे बढ़िया फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, वो फार्मूला ये है। जरा देखिएगा क्या है वो फार्मूला, समझाता हूं मैं आपको। इसी फार्मूले को समझ लीजिए और ये मान लीजिए कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। यदि आपको समझ में आ जाए तो कमेंट जरूर करिएगा।
कहा जा रहा है कि पीआईजे क्या है, यही आपका परसेंटाइल स्कोर बताएगा कि आप कितना परसेंटाइल मार्क अपना स्कोर किए हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन शिफ्ट हैविंग रॉ स्कोर लेस देन आर इक्वल टू XIJ। अब XIJ क्या है जरा वो समझिएगा, एक्चुअल मार्क्स रॉ स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट। तो जो रॉ स्कोर है कैंडिडेट का, कहा जा रहा है कि ये लिया जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू जो होगा ये लिया जाएगा, और इसको भाग दिया जाएगा NJ से। अब NJ क्या है जी? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन अ शिफ्ट, जो उस पूरे शिफ्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग है उससे भाग दिया जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने से साहब? 100 से, और इसके बाद निकाला जाएगा आपका PIJ परसेंटाइल, और इसके बाद अब जो आपका नंबर आएगा वो कहलाएगा द परसेंटाइल स्कोर। और ये परसेंटाइल स्कोर में बी कंप्यूटेड बाय राउंडिंग ऑफ टू 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 और 6 अंक तक जाकर के आपको बताएंगे कि कंप्यूटर ने हूबहू एग्जैक्ट निकाल के दिया है कि बाबर का पापा का नाम कठिन था, कि हुमायूं के पापा का नाम कठिन था, कि अकबर के पापा का नाम कठिन था। परीक्षा में ये निकाल के दे देगा। समझ रहे हो आप? इस प्रकार से कंप्यूटर बता देगा कि आपने जो परीक्षा दिया है उसमें कौन सा प्रश्न कठिन था और कौन सा आसान था। हमने सबको नॉर्मलाइज कर दिया है, आपने जो मेहनत किया उसका सही परिणाम हम आपको दे रहे हैं। ऐसे में जो लोग कई बार लगातार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो भी बाहर होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग उम्मीद भी नहीं किए थे वो भी प्री पास करके सोचेंगे कि अब हमें मुख्य परीक्षा कैसे देनी, सर हमारा तो प्री हो गया अचानक से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ही कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, इतना कुछ समझाने के बाद आयोग कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा गठित लब्ध प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति, ऐसा नहीं कि कोई हल्का हल्का रख दिया है, मतलब काफी बढ़िया लेवल के लोगों से समिति बनी है, और वो कह रही है कि आप टेंशन मत लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि शुचिता, गुणधर्मिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु 2 या 2 से अधिक दिवसों या पालियों में होने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षाओं में मूल्यांकन हेतु उक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जब ये वस्तुनिष्ठ नहीं था, स्केलिंग होती थी मेंस में, आपको पता नहीं होगा, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे पूछिएगा, तो कई बार स्केलिंग में 20-20, 40-40 नंबर, 50-50 नंबर ऊपर नीचे होते थे, और जिसको SDM बनना था वो कई बार इंटरव्यू से पहले ही बाहर हो जाता था मेंस में। तो उस पर बड़ा विवाद हुआ, तो वो हट गया, ऑप्शनली हट गया। अब एक नया विवाद का रूप धारण किया, नॉर्मलाइजेशन। अब देखिए आयोग इसके माध्यम से इस भर्ती को कोर्ट में कितने दिन खींच पाएगा। मामला तो कोर्ट में जाना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा मामला था, और साथ में कहा जा रहा है कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो कंप्यूटर सिस्टम आधारित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से होगी। तदनुसार ही उक्त तरह की परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया सूचितापूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग मतलब इस बात से निश्चिंत रहिए कि आयोग में कोई क्लर्क बैठ के इस फार्मूले का यूज नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। तो बाकी ठीक है, प्रक्रिया बता दिया, और आपको कुछ समझ में आ गया हो तो आप कृपया कमेंट कर दीजिए, और ना समझ में आया हो तो रिसर्च करिए, कमेंट करते रहिएगा। नमस्कार।